कहानी की शुरुआत जापान के योकोहामा पोर्ट से होती है, जहां कुछ जापानीज स्मगलर को एक कंटेनर से लाल चंदन के साथ एक हिंदुस्तानी मजदूर भी मिलता है। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो मजदूर जिंदा कैसे है। इसके बाद वो अपने बॉस को बताते हैं कि कंटेनर में से लाल चंदन के साथ एक भारतीय मजदूर भी मिला है। वो उसे उल्टा लटका देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम 40 दिन तक इस कंटेनर में जिंदा कैसे बचे? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? उन्हें लगता है कि मजदूर को जापानीज नहीं आती होगी, इसलिए वो अपने एक आदमी को बुलाते हैं जो इंडियन था। वो हिंदी में वही सवाल करता है। तभी खुलासा होता है कि वो मजदूर असल में पुष्पा है। पुष्पा अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकालता है और सबसे पहले अपनी रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। फिर वो वहां मौजूद लोगों से लड़ाई करते हुए जापानीज में उनके सवालों का जवाब देना शुरू करता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। पुष्पा कहता है, 40 दिन कंटेनर में बैठकर मक्खियां थोड़ी मार रहा था। मैंने 20 दिन में जापानीज सीखने वाली किताब पढ़ी। फिर वो कहता है, तुम लोगों ने मेरी लकड़ियां तो ले ली, मगर पैसे देने में मौत आ गई। अब मैं खुद मौत बनकर अपना पैसा लेने आ गया हूं। इसके बाद स्मगलर पुष्पा पर हमला करते हैं। पुष्पा कहता है, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं साला। और फिर उन सब पर टूट पड़ता है। लड़ाई के दौरान एक बूढ़ा जापानीज पुष्पा को गोली मारने में सफल हो जाता है। घायल पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। गिरते वक्त उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसे तैरना नहीं आता था और दोस्तों ने उसे उकसाया था कि अगर तुम वेंकटेश के बेटे हो तो नदी से बॉल निकाल कर दिखाओ। जिसके बाद वो नदी में कूद गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। दूसरी ओर एसपी शेखावत मजदूर के भेष में पुष्पा के मजदूरों के साथ लाल चंदन की लकड़ी काटने जाता है। मजदूर उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं, तू नया आया है इसीलिए डर रहा होगा, मगर डर मत, पुष्पा भाई है, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेखावत को ये सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो ऊपर से मुस्कुराने का नाटक करता है। जंगल में पहुंचने के बाद सभी लोग पेड़ों की पूजा करते हैं और लकड़ी काटने के बाद उनका वजन करवाते हैं। शेखावत भी लकड़ी जमा करता है और अपने मेहनत का पैसा लेता है। जब लोग उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है, शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। ये सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं। शेखावत अपनी टीम को बुलाकर उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली भगवान के लिए एक सुंदर मुकुट लेकर मंदिर जाती है। वहां पंडित जी मुकुट की तारीफ करते हैं। इस पर पुष्पा का सौतेला भाई मुरली ताना मारता है, हाँ, बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। फिर वो पंडित से कहता है कि गोत्र पूछकर पूजा शुरू कीजिए। दरअसल पंडित जी गांव में नए थे, इसलिए उन्हें पुष्पा के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था कि वो वेंकटेश्वर का नाजायज बेटा है। इस वजह से वेंकटेश्वर का असली परिवार यानी मुरली का परिवार उसे अपने कुल का नाम इस्तेमाल नहीं करने देता। मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली से कहती है, मेरे पापा की बात का बुरा मत मानिए चाची। इस पर श्रीवल्ली पंडित जी से कहती है, भगवान का कोई कुलनाम नहीं होता, मेरे पति भी भगवान जैसे हैं, आप भगवान का नाम लेकर पूजा शुरू कीजिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पुष्पा के एक मजदूर सीनू की आज शादी थी, लेकिन वो पुष्पा भाई के कहने पर लाल चंदन की लकड़ी काटने चला गया था। अब हालात ये थे कि सीनू वरमाला डालने के बजाय हाथ में हथकड़ी पहने लॉकअप में बैठा था। लड़की के बाप गुस्से में थे। उन्होंने कहा, शादी से पहले कम से कम सीनू को घर पर बैठना चाहिए था, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि पुष्पा खुद सीनू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, पुष्पा, 230 मजदूरों के नाम FIR में दर्ज हो चुके हैं, अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो मुझ पर आफत आ जाएगी। इस पर पुष्पा दूसरा तरीका निकालता है और कहता है कि इसके जगह किसी और सीनू को अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर जवाब देता है, यहाँ के नियम अब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं कर सकता। तभी पुष्पा पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वालों को उनकी औकात याद दिलाता है। वह उनसे कहता है कि जब तुम सबको पैसों की जरूरत होती है तब तुम्हें रूल और रेगुलेशन याद नहीं आती। यह सुनकर पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं और सीनू को छोड़ देते हैं, लेकिन जब सीनू लॉकअप से बाहर आता है तो उसके बदन पर चोट के निशान देखकर पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर शेखावत ने मजदूरों को अरेस्ट करने से पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की थी।
शेखावत की मंशा थी कि मजदूर सच उगल दें और बता दें कि इस धंधे के पीछे पुष्पा का हाथ है। लेकिन मजदूर इतने वफादार थे कि किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जिससे पुष्पा को यह एहसास होता है कि उसके लोगों पर हाथ उठाने का मतलब खुद उस पर हाथ उठाना है। वह गुस्से में कहता है, मेरे लोगों को जो मारेगा उसकी मौत तो मेरे ही हाथ से होगी। नेक्स्ट सीन में जब शेखावत पुलिस स्टेशन आता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि पूरी पुलिस चौकी खाली पड़ी थी। न तो पुलिस वाले थे और न ही कोई कैदी। एक कांस्टेबल बताता है कि आपकी गैर मौजूदगी में पुष्पा यहाँ आया था। उसने अपने मजदूरों पर चोट के निशान देखे और सबको छुड़ाने की जिद पर अड़ गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इससे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पुष्पा ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर की सैलरी, पेंशन और घूस अभी के अभी एक बार में दे देता हूँ। बदले में तुम सब अभी रिजाइन कर दो। शेखावत के साथ मौजूद पुलिस वाला कहता है, सबने खुद को बेच दिया, लेकिन यह कांस्टेबल ईमानदार निकला, इसे प्रमोशन मिलना चाहिए। जिस पर कांस्टेबल कहता है, नहीं साहब, मैं तो आपको स्टेशन की चाबी और सभी का रिजाइन लेटर देने के लिए रुका था, इसमें मेरा भी रिजाइन है। यह सुनकर शेखावत को पुष्पा पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन पुष्पा तैयार होकर सीएम के शपथ समारोह में जाने वाला होता है। श्रीवल्ली उससे कहती है, सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना, मैं उसे हॉल में लगाऊंगी ताकि सबको बता सकूं कि मेरा मर्द सीएम के साथ उठता बैठता है। अब श्रीवल्ली कुछ कहे और पुष्पा ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाने जाता है तो सीएम कहता है, माना कि तुम हमारी पार्टी को फंड देते हो, मगर पैर में पहनने वाली जूती को हाथ में तो नहीं पहना जा सकता। और बीवी की बात सुनना बंद करो, वरना बुरे फंसोगे। दरअसल सीएम नहीं चाहता था कि उसकी एक स्मगलर के साथ फोटो कहीं वायरल हो। इससे पुष्पा का मुंह बंद हो जाता है। बाद में पुष्पा अपने एमएलए दोस्त सिद्धप्पा से पूछता है, यह नेता लोग ऐसे ही होते हैं क्या? अगर तुम 100 मिलियन बन जाओगे तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही नजरअंदाज करोगे? सिद्धप्पा जवाब देता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पर पुष्पा कहता है, फिर तुम ही सीएम क्यों नहीं बन जाते? सिद्धप्पा समझाता है, सीएम बनना आसान नहीं है, इसमें कम से कम 100 करोड़ का खर्च आएगा। पुष्पा कहता है, मैं 500 करोड़ देता हूं, चल बन जा सीएम। इसके बाद सिद्धप्पा सीधा सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे सीएम बना दो। मिनिस्टर पूछता है, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है जो तुम सीएम बनने की बात कर रहे हो? तभी पुष्पा मिनिस्टर के घर 25 करोड़ भरे हुए नोट्स का सोफा भिजवाता है। उसी समय पुष्पा का कॉल आता है। पुष्प ने मिनिस्टर के गुंडे भाई को 5 करोड़ दिया था ताकि वो मिनसाइटर से उसे बस कॉल पर बात करवा सके। बाद में सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है, पानी की तरह पैसे क्यों बहा रहे हो? सिंडिकेट का पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? पुष्पा कहता है, मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर फैलाने वाला हूँ। इसके बाद पुष्पा मालदीव्स में जाकर एक शेख से 2000 करोड़ की डील कर लेता है, क्योंकि उसे सिद्धप्पा को इलेक्शन में जिताने के लिए सारे एमएलए को खरीदना था। कॉन्टैक्ट बड़ा था, इसीलिए रिस्क भी बढ़ा था। मगर वहां से लौटते हुए पुष्पा उस शेख को 100 करार और देकर उसके हेलीकॉप्टर को भी खरीद लेता है, क्योंकि शेख हेलीकॉप्टर से वहां आकर खुद को 30 मार खान समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत एक ट्रक को रोकता है जिसमें चंदन की लकड़ी थी और उसे आग लगवा देता है। वह 20 करोड़ के माल को बर्बाद कर देता है और बिच्छू रेड्डी को नदी में फेंक देता है। वह जानता था कि अगर गोली मारता तो पुष्पा उसे नहीं छोड़ता। इस बीच कुछ लोग सिद्धप्पा से कहते हैं कि पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाई जाए। सिद्धप्पा शेखावत के पास जाता है और कहता है, तुमने बिच्छू रेड्डी को क्यों मारा? शेखावत जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम पूछा था, वह खुद ही नदी में कूद गया। सिद्धप्पा कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू जो भी करेगा हम सहते रहेंगे? शेखावत कहता है, बिल्कुल नहीं, आप सीएम साहब से कहकर मेरा ट्रांसफर करवा दो। लेकिन सिद्धप्पा जानता था कि सीएम शेखावत का ट्रांसफर नहीं करवाएगा। सिद्धप्पा कहता है, 10 करोड़ का मुआवजा ले लो और सुलह कर लो। शेखावत गुस्से में कहता है, इस कमरे में बस हम दोनों हैं, चलो अपने कपड़े उतारो। सिद्धप्पा हैरानी से पूछता है, दिमाग ठीक है? भूल मत मैं कौन हूँ। शेखावत कहता है, कैसा लगा? बंद कमरे में कपड़े उतारने को कहा तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट लगी ना? पुष्पा ने तो मुझे सबके सामने नंगा भागवाया था, तब मुझे कैसा लगा होगा? सिद्धप्पा अपने कपड़े उतार कर कहता है,
मैं राजनीति में कपड़े उतार कर ही आया हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। चलो, अब अगर तुम्हें सुकून मिल गया हो तो पुष्पा से सुलह कर लो, चाहो तो मैं पुष्पा से माफी भी मंगवा दूंगा। जिस पर शेखावत कहता है कि ठीक है, लेकिन पुष्पा को मुझसे पूरे सिंडिकेट के सामने माफी मांगनी होगी। फिर पुष्पा को उसकी वाइफ समझाती है कि मंत्री जी जो भी बोलते हैं वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। पुष्पा शराब के नशे में धुत होकर सबके सामने बड़ी मुश्किल से शेखावत को सॉरी बोल देता है, लेकिन शेखावत उसकी सॉरी को रिकॉर्ड कर बार बार सुनता है। वहां से वापस घर जाते वक्त पुष्पा को बहुत अपमान महसूस होता है, इसलिए वो थोड़ी देर में वापस आकर तमाशा खड़ा कर देता है। पहले तो वो अपनी गाड़ी से शेखावत को टक्कर मारता है। शेखावत की किस्मत अच्छी थी कि वो सीधा पूल में जाकर गिरता है। फिर उसी पूल में पुष्पा टॉयलेट कर देता है। इससे सिद्धप्पा के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिंडिकेट वालों की आपस की बात सुनकर शेखावत समझ जाता है कि जंगल में 1000 करोड़ का माल छिपा हुआ है, तो वो फिर उस माल की खोज में लग जाता है। आगे पुष्पा की ट्रक सूखी हुई नदी से निकल रही होती है, तभी शेखावत सामने से रास्ता रोककर फायरिंग करने लगता है। पुष्पा के कहने पर उसके लोग गाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। शेखावत उन लकड़ियों को जब्त कर लेता है और इस जीत को अच्छे से सेलिब्रेट करता है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो लकड़ियां असली लाल चंदन की नहीं थीं। नेक्स्ट सीन में पुष्पा अपनी फैमिली के साथ काली पूजा में जाता है, जहां सर चकराने से समझ आता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। इस खुशी में पुष्पा काली मां के रूप में तांडव वाला डांस करता है और काली मां से कहता है कि प्लीज मुझे बेटी दीजिएगा, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो उसे कुल का नाम देना होगा और मेरे पास तो खुद ही कुल का नाम ही नहीं है। वहीं अगर बेटी होगी तो वो शादी करके दूसरे कुल में चली जाएगी। इसी मेले में पुष्पा की सौतेली भतीजी कावेरी को कुछ गुंडे छेड़ते हैं, तो पुष्पा उनकी जम के पिटाई करता है, मगर कावेरी के पिता यानी मुरली इस पर भी तंज कसते हैं और कहते ही कि ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में शेखावत और पुष्पा का कॉम्पिटिटर मंगल और उसकी वाइफ जाती है करंट सीएम के पास और जाकर पुष्पा का प्लान बताते हैं कि वो बाहर 5000 करोड़ की स्मगलिंग करने वाला है और उन पैसों को वो आपके खिलाफ यूज करेगा अपने दोस्त सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, सीएम ऐसा नहीं होने दे सकते। इन्हें पता चलता है कि रामेश्वरम से होते हुए माल पहले श्रीलंका जाएगी और फिर वहां से इंटरनेशनल पोर्ट पे चली जाएगी, मगर ये सब जानने के बाद भी शेखावत माल तक नहीं पहुंच पाता और इस शिपमेंट के बाद जो पैसे पुष्पा को मिलते हैं उन पैसों को पुष्पा सोफे में डालकर एमएलएस के घर पे भिजवा देता है। यानी सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए पुष्पा ने एमएलएस खरीद ली थे। एमएलए के वोट से आसानी से सिद्धप्पा को सीएम पद मिल जाता है और सीएम बनते ही वो सबसे पहले पुष्पा के घर खाना खाने जाता है, क्योंकि जिस दिन पिछले सीएम ने फोटो खिंचवाने से मना किया था उसी दिन पुष्पा ने श्रीवल्ली से कह दिया था कि सीएम हमारे घर खाने पे आएंगे और वहीं फोटो भी खिंचवाएंगे, यानी कि ये सब पुष्पा ने प्लान कर रखा था। सीएम बनते ही सिद्धप्पा शेखावत का ट्रांसफर भी करवाते हैं, मगर पुष्पा उस ट्रांसफर पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि हम उससे डरते थोड़ी हैं, जो उसका ट्रांसफर कहीं करवा दें, उसे तो यही मेरे राज में मेरे अंदर काम करना होगा। इसके बाद जब सीएम अंदर जाते हैं तो श्रीवल्ली से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि कैसे किचन चलाते चलाते तुमने सीएम पलट दिया है, तुम्हारी एक फोटो की इच्छा की वजह से ही मैं सीएम बना हूँ। फिर पुष्पा बताता है कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और ये मेरे तरफ से उसका गिफ्ट है कि वो सीएम के साथ अपने घर पे फोटो क्लिक करवाएगी, जिससे श्रीवल्ली को बहुत खुशी होती है और ये लोग बहुत ही धूमधाम के साथ श्रीवल्ली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर शेखावत से ये सब देखा नहीं जाता। वो खूब शराब पीकर उन फेक चंदन की लकड़ियों में आग लगा देता है और खुद भी आग के साथ जलकर भस्म हो जाता है। पुष्पा की लाइफ अब पटरी पे आ गई थी। वो अपने जगह किसी को बैठाकर खुद काम से संन्यास लेने का सोचता है, ताकि वो अपना सारा टाइम अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ गुजार पाए। मगर तभी एक बुरी खबर सुनने को मिलती है कि कावेरी को अगवा कर लिया गया है। आगे पता चलता है कि उसे सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे ने अगवा करवाया है और वो बदले में 10 करोड़ की मांग रखता है, जिसके बाद पुष्पा सीधे उनके बताए हुए जगह पे जाता है। मगर उन लोगों ने कावेरी को बंदूक के नोक पे रखा हुआ था, जिस वजह से पुष्पा को अपना गन फेंकना पड़ता है और फिर वो लोग पुष्पा को बहुत मारते हैं और फिर वो लोग पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं
और कावेरी के कपड़े फाड़ने लगते हैं, जिसे देखकर पुष्पा का खून खौल जाता है और वो उड़ उड़कर उन बदमाशों को अपने दांत से काट काट कर अधमरा कर देता है। एक तरफ बदमाशों के पास हथियार थे और दूसरी तरफ हाथ पैर बंधे होने के बाद भी पुष्पा अपने दांत से ही उन्हें कूटे जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने हाथ पैर के रस्सी भी काट कर आजाद हो जाता है और उसके बाद तो उन बदमाशों को जान से मारकर ही दम लेता है। सिद्धप्पा कॉल करके पुष्पा के आदमियों से कहता है कि पुष्पा की भलाई के लिए उसे अभी के अभी रोक लो, वरना सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा लेना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मगर पुष्पा किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं था। वो काली माँ की तरह त्रिशूल से उसका वध कर देता है। इसके बाद पुष्पा के सौतेले भाई मुरली को अपने गलती का एहसास होता है और वो पुष्पा के माँ के पैर पकड़कर उनसे अपने पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फिर कावेरी के शादी का कार्ड सबसे पहले उन्हें ही देता है। पुष्पा तो मुरली के सामने नहीं आता, मगर श्रीवल्ली वो कार्ड लेकर पुष्पा के पास जाती है और खुशी खुशी दिखाती है कि देखो, कार्ड में हमें भी परिवार का दर्जा दिया गया है, जिससे पुष्पा इमोशनल होकर रोने लगता है। तब उसके घर वाले उसे संभालते हैं। सीन फिर कावेरी के शादी पे शिफ्ट होती है, जहां पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होने के लिए पहुंचता है और मुरली पुष्पा को हक कर लेता है। शादी बड़े अच्छे से हो भी जाती है और जब पुष्पा अपनी पूरी फैमिली के साथ फोटो क्लिक करवाता है, तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर पे, जहां उन्हें किसी के आने का इंतजार था, पर वो खुद आने के बजाय एक फ्लावर भेजते हैं जिसके बीच में स्कल था, और वैसा ही फ्लावर कावेरी की शादी में भी था जो बीप कर रहा था क्योंकि उसके अंदर बम था। दूर से एक आदमी रिमोट से उस बम को ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।